Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5th of May 2022. तो 5 मई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 1 पर्सन 1 लाइक है, तो जो भी कम वीडियो देखे वो लाइक ज़रूर करे एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। सबसे पहले वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वुड्स डिस्पैच। तो वुड्स डिस्पैच के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि इट एम्फेसाइज्ड ऑन द यूरोपियन लर्निंग, यानी कि इसने यूरोपियन लर्निंग को एम्फेसाइज किया था, ठीक है ना। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट आर्ग्यूड दैट लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वाज फुल ऑफ ग्रेव एरर्स। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसने ये कहा था कि जो ईस्ट का लिटरेचर है उसमें बहुत सारे एरर्स हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। यू हैव टू टेल मी अबाउट दिस। दूसरा सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है लॉर्ड हार्डिंग वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द एनआईसी वाज फॉर्म्ड इन 1885। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑगस्ट ऑफर वाज एन एफर्ट टू विन ओवर द सपोर्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप फॉर द वॉर कॉज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1942। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड एन अनलॉफुल एसोसिएशन, कांग्रेस को एक अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया था। एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द इंटायर मूवमेंट वाज वायलेंट विद रेड्स एंड सेटिंग फायर एट द पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड रेलवे स्टेशन। तो आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शंस आर 1 and 3, 2 and 3, 3 ओनली या नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट करिए, मज़ा आएगा आपको भी अटेम्प्ट करने में। आपका जो नॉलेज है उसका एप्लीकेशन है ये। डू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड, ठीक है ना। एक एक करके मैं आपको आंसर बताता हूँ। लेट मी टेल यू द आंसर्स 1 by 1, लेकिन आप अपनी तरफ से ये जरूर बताइए कितने आपने सही किए, ठीक है ना। तो पहला सवाल जो था वो वुड्स डिस्पैच के रिगार्डिंग था। थोड़े से फैक्ट मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। देखो, वुड्स डिस्पैच कब आया था ये आपको पता है। आया था ये 1854 में। वुड्स डिस्पैच कब आया था? 1854 में आया था। एक्चुअली में ये सब एजुकेशन के कमीशन थे। आपको याद होगा इसके बाद एक 1882-83 में कमीशन आएगा जिसको हम बोलते हैं हंटर कमीशन बोलते हैं, ठीक है ना। 1882-83 में फिर हंटर कमीशन भी आएगा। इसी तरीके से ये सारी कमीशन जो थे वो कौन सी थी? वो आपकी एजुकेशन के रिफॉर्म के लिए कमीशन थे, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे वुड्स डिस्पैच को जो हेड किया था वो थे वुड नाम का व्यक्ति था, इसलिए इस कारण से उसको वुड्स डिस्पैच बोला जाता है 1854 का, ठीक है ना। एंड इसने जो है वो बेसिकली यूरोपियन लर्निंग को एम्फेसाइज किया था। पहली बार ऐसा था कि यूरोपियन लर्निंग जो थी उसको एम्फेसाइज किया गया था, ठीक है ना। एंड इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। इट इज़ नोन एज द मैग्ना कार्टा इन एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड इसमें वही सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से यूरोपियन एजुकेशन को बढ़ावा दो। और इसने ये बताया था कि जो ईस्ट का लिटरेचर है दैट इज़ फुल ऑफ ग्रेव एरर्स। इसने ये भी कहा था कि इसमें ग्रेव एरर्स से भरा हुआ है। और इसका एम बेसिकली ये था कि यूरोपियन एजुकेशन को स्टार्ट किया जाए और आर्ट, साइंस, फिलॉसफी, लिटरेचर को इंग्लिश के माध्यम से प्रमोट किया जाए, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच वॉज इंपॉर्टेंट। एंड पहली बार इसने रिकमेंड किया था क्रिएशन ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। तो इसने वुड्स डिस्पैच ने एक चीज़ और रिकमेंड की थी, क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, जो कि आपके बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सेटअप की जाएगी, ठीक है ना। तो इसने पहली बार रिकमेंड किया था क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड इसी के बाद इसीलिए जब 1854 में आया तो फिर 1857 में कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी, है ना। तो ये वुड्स डिस्पैच का ही इम्पैक्ट था। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड इसमें ये भी कहा गया था कि ग्रेडेड स्कूल्स का नेटवर्क बनाया जाए पूरे कंट्री में, है ना, जहाँ पे एलिमेंट्री, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी बेसिकली। दैट वाज द थिंग विच वाज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आंसर हो जाएगा बोथ। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। कांग्रेस का फॉर्मेशन जब 1885 में हुआ था तब उस समय जो वॉइस रहे थे वो लॉर्ड डफरिन थे, नॉट कि लॉर्ड हार्डिंग। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वॉर के लिए ऑगस्ट ऑफर
रेफर किया गया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, 2 विल बी द आंसर। और तीसरे सवाल में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी 1942, बिल्कुल सही है, ऐसा कोई गलत तो नहीं है। कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड एन अनलॉफुल एसोसिएशन, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंटायर मूवमेंट वाज वायलेंट विद रेड्स एंड सेटिंग फायर्स, ये गलत स्टेटमेंट है, पूरा मूवमेंट वायलेंट नहीं था। ये लिखा है ना कि इंटायर मूवमेंट वाज वायलेंट, नहीं, फर्स्ट हाफ जो था मूवमेंट का वो नॉन वायलेंट था, सेकंड हाफ थोड़ा वायलेंट था। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवमेंट वाज नॉन वायलेंट बट द सेकंड हाफ वाज वायलेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 3 ओनली विल बी द रॉन्ग वन। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है डिस्कस द कॉजेज ऑफ हाई ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू मिनिमाइज द एमिशन। आपको बताना है कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो रहता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दैट, है ना। तो मैं आपको कुछ कॉजेज बता देता हूँ, फिर आप इसी के बेसिस पे आंसर लिख लीजिएगा। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन एग्रीकल्चर सेक्टर से कैसे रिलेटेड है, जैसे राइस रेसिड्यू जो होता है उसको आप बर्न करते हैं, जो स्टबल बर्निंग होती है, फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन आप करते हैं, ठीक है ना, एंड एनर्जी का यूज़ करते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग करनी है, मशीन्स बहुत सारी यूज़ होती है, पंप का यूज़ होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये सारा रिलेटेड तो है उसी से ही, है ना। एंड दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड मीथेन के लिए जो लाइफ स्टॉक है उससे जो मीथेन का एमिशन होता है, और जो राइस फील्ड्स है वहाँ पे भी मीथेन का एमिशन होता है, तो इसके बारे में भी आप आंसर लिख सकते हैं। इन पॉइंट्स को लिखिए, फिर इसी से आपको कम करने के पॉइंट मिल जाएंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट है। पहली जो न्यूज़ है वो है यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो नासा है यूएसए का, उसने डिसाइड किया है कि वो जो सोफिया टेलीस्कोप है जिसने कि वाटर ऑन मून को कंफर्म किया था उसको शट डाउन किया जाएगा, ठीक है ना। तो सोफिया टेलीस्कोप को शट डाउन करने वाला है यूएसए, नासा। एंड सोफिया का फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, याद रखेगा। सोफिया का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके लगभग 2.7 मीटर इंफ्रारेड टेलीस्कोप है विच इज सिटिंग इनसाइड अ बोइंग 747 SP एयरप्लेन फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 38,000 to 45,000 फीट अबव द सरफेस, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। कहाँ पे लोकेटेड है ये बोइंग 747 SP एयरप्लेन में है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 38,000 to 45,000 फीट अबव द सरफेस। एंड सर कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड द जर्मन स्पेस एजेंसी, ठीक है ना, याद रखेगा। इट इज एन कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड जर्मन स्पेस एजेंसी, ये भी आपको याद रखना है। पर्पस इसका है टू ऑब्जर्व द कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स इन द फार इंफ्रारेड वेवलेंथ। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू ऑब्जर्व कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स इन फार इंफ्रारेड वेवलेंथ्स। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसका सिग्निफिकेंस है, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लाइंग टेलीस्कोप एंड इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव एस्ट्रोफिजिक्स मिशन। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लाइंग टेलीस्कोप है और ये ऑल्सो सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव एस्ट्रोफिजिक्स मिशन भी है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो सोफिया ने की थी, तो उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको वाटर ऑन मून है। ऑब्वियसली बात है, 2020 में नासा ने कन्फर्म किया था सोफिया मिशन के थ्रू कि वहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स मिले थे, है ना, सन फेसिंग साइड में। और क्लैवियस क्रेटर का नाम बताया था उसने, क्लैवियस क्रेटर, जहाँ पे एग्जैक्ट वाटर की लोकेशन थी, क्लैवियस क्रेटर। और दूसरा हीलियम हाइड्राइड यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में हीलियम हाइड्राइड की जो प्रेजेंस है वो भी सोफिया ने ही डिस्कवर की थी, हीलियम हाइड्राइड की, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। अगली न्यूज़ पे आते हैं। RBI सरप्राइजेज विद 40 BPS रेट इंक्रीज, है ना। तो लगभग 40 जो बेसिस पॉइंट है उतना 40 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.4 होता है। जैसे 4% चल रहा था तो 4.4 हो गया, है ना। तो ये 40 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 4.4, मतलब 0.4, ठीक है ना। तो 40/100 हो जाता है कुल मिला करके। तो RBI ने अब क्या किया है, बेसिकली इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेपो रेट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, वही चीज़ मैं दोबारा रिपीट करूँगा, कुछ नया नहीं है। इन्फ्लेशन से अगर लड़ना है तो RBI क्या काम करता है, मेन चीज़ आपको याद रखना है कि इन्फ्लेशन से अगर लड़ना है तो RBI क्या करता है, मनी जो है मार्केट से उसको अपने पास खींचता है, मनी को अपने पास खींचता है। कोई भी ऐसा तरीका जिससे RBI के पास पैसा बढ़ेगा और बैंक्स और बाकी लोगों के पास पैसा घटेगा, वो
वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। अब आप सबको इन्फ्लेशन टारगेटिंग पता होगी है ना, 4 ± 2% जो है हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेटिंग का टारगेट चलता है। लेकिन अभी रिटेल इन्फ्लेशन जो था वो 7% के आसपास तक पहुंच गया था। इसका मतलब है कि जो 6% की रेंज है इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, उसको हमने क्रॉस कर दिया था, 7% से भी ज़्यादा। तो दैट इज़ द रीज़न वाई कि अब आरबीआई को समझ में आ गया था कि चूंकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग का टारगेट मिस हो चुका है, जो रेंज उन्होंने डिसाइड की थी वो ब्रीच हो चुकी है, तो अब बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में किया जाए, अदरवाइज़ ये अच्छा नहीं होगा धीरे धीरे, क्योंकि इन्फ्लेशन के बाद धीरे धीरे करेंसी डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है और फिर वही वाली बात होती है कि पैसा लोग खींचने लगते हैं, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो ऐसे में आरबीआई को क्या करना था, इंटरवीन करना था। इंटरवीन कैसे किया, तो आरबीआई के पास दो तरीके होते हैं इंटरवीन करने के। एक तरीका होता है आपका रेपो रेट, या जो बैंक पॉलिसी रेट होता है उसको बढ़ा देता है आरबीआई, या इसी के रेट्स में सीआरआर एसएलआर को बढ़ा देना, सीआरआर को बढ़ा देना, एसएलआर को बढ़ा देना। ये सारे बढ़ाने वाले रेट्स क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कम करते हैं। तो अगर आपसे कभी यूपीएससी पूछे कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, तो रेपो रेट इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, और सीआरआर इंक्रीज करेगा और एसएलआर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। दूसरा क्या कर सकता है बैंक, दूसरा आरबीआई कर सकता है ओएमओ, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना बेचना, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना बेचना कैसे होता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे मान लो बैंक के आरबीआई के पास है, अब अगर उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची तो सिक्योरिटी अगर देगा तो उसके बदले में पैसा लेगा, तो पैसा ले रहा है आरबीआई, तो मतलब मार्केट से पैसा खींच रहा है आरबीआई, है ना। तो कुल मिलाकर के अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आरबीआई ओएमओ में क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा। ये याद रखना, टर्म याद रखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा आरबीआई अगर उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो। और वहीं अगर उसको ग्रोथ को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट थी समझना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अनएक्सपेक्टेड मूव तो नहीं था, क्योंकि एकोमोडेटिव स्टैंस बहुत अच्छा, एकोमोडेटिव स्टैंस एक और बता दूं, अभी तक आरबीआई क्या कर रहा था, एकोमोडेटिव स्टैंस रख रहा था। एकोमोडेटिव का मतलब क्या होता है कि हालांकि आपका जो इन्फ्लेशन था वो भी ज़्यादा था, लेकिन आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो ग्रोथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था। जो इसका अपोजिट होता है ना, जैसे रेट्स को कम करना, बैंक रेट रेपो रेट को कम करना, और ओएमओ में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना, ये सारे जो तरीके होते हैं ये ग्रोथ को बढ़ाने के तरीके होते हैं, ठीक है ना। जब ग्रोथ बढ़ानी होती तब ये किया जाता है। और अभी आरबीआई एकोमोडेटिव मोड रखा हुआ था, लेकिन अब वो थोड़ा सा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की तरफ आगे बढ़ा है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू द सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में थोड़ा एनालाइज कर रहा है चीज़ों को। देखो सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है कि जो कई बार क्या आता है, सेंटर क्या करता है कि सील्ड कवर में, सील्ड एनवेलप में जो केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, केस से रिलेटेड कोई एविडेंस रहता है, वो लेके जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स में जमा कर देते हैं। होता क्या है कि ये एविडेंस जो होता है वो दूसरी पार्टी, यानी कि जिस पार्टी के ऊपर एक्यूजेशन लगा है वो पार्टी सेकंड पार्टी इसको नहीं देख सकती। अब वैसे देखो नॉर्मली तो ये जजमेंट जस्टिस के अगेंस्ट है ना, कि सेकंड पार्टी को आप बता ही नहीं रहे हो कि आपने क्या एविडेंस दिया, सेकंड पार्टी को आप बता ही नहीं रहे हो कि किस बेसिस पे डिसीजन किया जाएगा। तो इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहती है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के। क्यों? क्योंकि इसमें कई बार ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं और कई बार ऐसे इसमें इंफॉर्मेशन आती हैं जो दूसरी एक्यूज्ड या सेकंड पार्टी से हाइड की जाती है, जो कि कोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट जस्टिस नहीं है। सिंस सेकंड पार्टी इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज द एविडेंस, ऑफ इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, हाउ कैन कोर्ट मेक अ डिसीजन बेस्ड अपॉन दैट। अब मान लो सेंटर ने कहा कि भैया सपोज करो, देखो कितना कितना ये वेग चीज़ है कि कोर्ट ने सेंटर ने कोई एक्स नाम का डॉक्यूमेंट दे दिया। अब सपोज करो बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रूफ है, लेकिन अब इसको सील्ड कवर में दे दिया उन्होंने, मतलब सेकंड पार्टी को इसके बारे में बताना नहीं है। अब सपोज करो जुडिशरी को इसी के बेसिस पे डिसीजन लेना हुआ तो कैसे लेगी, किस मुंह से क्या बोलेगी कि क्यों हम ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन वही वाली चीज़ ना कि सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो कंप्लीट जस्टिस को हिंडर करते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा था कि सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड पार्टी के सेफगार्ड के लिए होता है। जैसे कि कई बार चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का केस है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का केस है। अब यहाँ पे आप अगर कोई डिटेल छुपाना चाहते हो या सेकंड पार्टी के बेनिफिट के लिए आप कुछ हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सील्ड कवर का इस्तेमाल करो, है ना। तो ऑथर ने वही कहा है कि दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड, कि आप इस तरीके से चीज़ें देखें और केवल उसी बेसिस पर डिसीजन करें।
अनामलाई टाइगर रिजर्व यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अनामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में लोकेटेड है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अनामलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन तमिलनाडु, तो ये लोकेशन याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे यहाँ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो इंक्रीज़ हुआ है, आरबीआई ने जो रेट इंक्रीज़ किया है, वो इंक्रीज़ कैसे किया है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू किया है। तो उसके बारे में मैं बात तो करूँगा, ये ऑब्वियस सी बात है। देखो होता क्या था, पहले तो केवल आरबीआई गवर्नर अकेला डिसीजन ले लेता था, आरबीआई गवर्नर अकेला डिसीजन ले लेता था, है ना। और अब जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी पूरी कमेटी बनाई गई है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो बनाई गई है फॉर टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी। ये सारा मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है, मतलब आपका रेपो रेट को बढ़ाना घटाना, सीआरआर को बढ़ाना घटाना, ये सब आपका मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब रिजर्व बैंक जितनी भी चीज़ें करता है ना, चाहे वो ओएमओ हो चाहे कुछ भी हो, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 45ZB के तहत आरबीआई एक्ट जो है, आरबीआई एक्ट 1934 का जो है, आरबीआई एक्ट कब का? 1934 का, उसको अमेंड किया और इसके सेक्शन 45ZB के तहत क्या कॉन्स्टिट्यूट किया? ये कॉन्स्टिट्यूट किया आपका आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब इसका फंक्शन क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बेसिक फंक्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग द डिफरेंट पॉलिसी रेट्स इंक्लूडिंग एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो अलग अलग रेट्स होते हैं, एमएसएफ हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एलएएफ हो गया, इन सबको डिसाइड करना जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स आते हैं। कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। एंड गवर्नमेंट 3 मेंबर्स नॉमिनेट करता है। नो गवर्नमेंट ऑफिशियल विल बी नॉमिनेटेड टू द एमपीसी। ये भी डिसाइडेड है कि कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेड नहीं रहेगा। द अदर 3 मेंबर्स वुड बी फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से रहेंगे अदर 3 मेंबर्स, जिसमें कि आपका आरबीआई जो गवर्नर रहता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है। डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई का रहता है ना, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बैंक, आल्सो एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो ठीक है ना, तो ये 3 लोग आरबीआई की तरफ से रहते हैं, बाकी 3 लोग गवर्नमेंट की तरफ से रहते हैं, ठीक है। सिलेक्शन जो होता है गवर्नमेंट नॉमिनीज़ का, उसको सर्च कम सिलेक्शन कमेटी कैबिनेट सेक्रेटरी के लीडरशिप में रहती है। याद रखिएगा, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी रहती है जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी के अंतर्गत रहती है। वो बेसिकली डिसाइड करते हैं कि कौन से गवर्नमेंट नॉमिनीज़ रहेंगे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और जिनका टर्म रहता है, दैट द टर्म ऑफ द एमपीसी मेंबर्स आर 4 years एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो ये बेसिक फैक्ट्स याद रखना, क्वेश्चन अगर बनेगा तो इन्हीं में से घुमा फिरा के बनेगा। तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एंड दे आर अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो ये भी कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। डिसीजंस कैसे होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी वोट, है ना, जिसमें हर मेंबर के पास एक वोट होगा। अब सपोज करो ऐसा हो गया कि गवर्नर जो, मतलब आरबीआई गवर्नर का क्या काम रहता है, उसके पास वीटो पावर रहती है टू ओवररूल द अदर पैनल मेंबर्स, बट विल हैव अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई, ठीक है ना। तो कास्टिंग वोट होता है। अच्छा, इसके पास वीटो पावर नहीं होता, याद रखेगा, इसके पास वीटो पावर नहीं होता है। इसको मैं क्लियर कर दूं, वीटो पावर नहीं होता है, मतलब कि अगर कोई डिसीजन सपोज करो 4 लोगों ने ले लिया, सपोज करो अब 6 लोग हैं ना, 3 लोग इधर के 3 लोग उधर के, अब गवर्नर को छोड़ करके 5 लोग हैं, तो मान लो 4 लोगों ने फैसला ले लिया कि ये चीज़ करनी है, तो अब आरबीआई गवर्नर उसको वीटो नहीं कर सकता, मतलब कि आरबीआई गवर्नर उसको चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वीटो पावर नहीं होती है। सेकंड चीज़ जो होती है उसके पास, वो क्या होता है? कास्टिंग वोट। सपोज करो यहाँ पे 3 लोग का वोट है, तो फिर आरबीआई गवर्नर का वोट जो होता है वो माना जाता है कि वो फाइनल है। तो यहाँ पे कास्टिंग वोट होता है टाई के केस में, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब 2 क्वेश्चन यूपीएससी में जो पूछे हुए हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिगार्डिंग ही 2017 में पूछा था। पहला स्टेटमेंट दिया था, इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। दूसरा दिया था, इट इज़ अ 12 member बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। तीसरा दिया देखो, इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फिनेंस मिनिस्टर। तो ये इसमें तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं आपका, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें केवल 6 मेंबर होते हैं,
केवल है ना, और 1 ओनली विल बी द आंसर। देखो यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन आया था 2015 में आपका कि इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में इनमें से मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट या पब्लिक रेवेन्यू। तो ऑब्वियस सी बात है बैंक रेट है ना, और ओएमओ है, मैंने आपको बताया था ना ओएमओ, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी चीज़ आरबीआई का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए होता है वो सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। 1 and 2 विल बी दी आंसर फॉर दिस, है ना, तो 1 and 2 यानी कि सी विल बी दी आंसर। तो ये मैंने आपको साथ ही साथ यूपीएससी के जो 2 क्वेश्चन आए थे वो भी करा दिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, है ना। आगे मूव करते हैं। द वर्कर्स आर हिट द हार्डेस्ट। अब यहाँ पे जैसे इतना ज़्यादा कोई खास आर्टिकल नहीं है ये, है ना, बस इसमें वही चीज़ बताई गई कि जो पैंडेमिक का इम्पैक्ट देखने को मिला है उसमें जो 2 क्लासेस काफ़ी इम्पैक्ट हुई हैं। एक है वुमेन हैव बीन इम्पैक्टेड अ लॉट, और दूसरी है सैलरीड वर्कर क्लास, है ना, और वो अभी भी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है कंडीशन। तो इसीलिए ऑथर ने जो रिक्वेस्ट की वो यही की है कि इनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि जो रिकवरी है वो अभी भी इनएडिक्वेट है। एम्प्लॉयमेंट जो था लगभग 7 मिलियन शॉर्ट चल रहा है ऑफ द प्री पैंडेमिक लेवल, यानी कि 70 लाख कम लोग एम्प्लॉयड है अभी एज कम्पेयर टू द प्री पैंडेमिक अगर आप देखें तो। एंड अभी भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही है, मतलब नया एम्प्लॉयमेंट तो बन नहीं रहा है, प्लस जो लोग एम्प्लॉयड है वो उनका भी एम्प्लॉयमेंट थोड़ा थोड़ा छूटता जा रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड इनके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं था, लेकिन हाँ आपको बताना ज़रूरी था, ठीक है। इंडियाज़ पोजीशन ऑन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब यहाँ पे इंडिया की जो रैंक है वो 8 पोजीशन डिक्लाइन हुई है इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। पहले जो हमारी रैंकिंग थी वो 142 थी, अभी हमारी रैंकिंग 150 हो गई है, ठीक है ना। और ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ये निकालता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसको रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स बोलते हैं। एक इंटरनेशनल एनजीओ है ये, इट इज़ एन इंटरनेशनल एनजीओ एंड सेल्फ प्रोक्लेम्ड है टू डिफेंड द प्रमोट द मीडिया फ्रीडम। तो ये खुद को सेल्फ प्रोक्लेम करती है कि हम भैया मीडिया फ्रीडम को प्रमोट कर रहे हैं। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है एंड यूनाइटेड नेशंस के साथ इसका कंसल्टेटिव स्टेटस है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये निकालता है, लगभग 180 कंट्रीज़ का निकालता है। इंडिया की रैंकिंग जो है वो 142 थी पहले, अभी हमारी रैंकिंग 150 कर दी गई है। 0 से 100 का इसमें स्कोर होता है। 100 मतलब कि बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रीडम, और 0 मतलब कि वर्स्ट लेवल ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ को पॉइंट आउट किया गया था, जैसे कि मोल्डोवा ने अच्छी ग्रोथ की थी, 40th रैंक पर है। बुल्गारिया 91st पे है, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है वहाँ पे। और इसमें रशिया 155 पे है, 155 पे रशिया है। बुल्गारिया 153 पे है ना। रशिया 155 पे, बुल्गारिया 153 पे, जिनकी वेरी बैड कंडीशन है। एंड इसके अलावा सबसे वर्स्ट में अगर आप देखें तो म्यांमार 176, चाइना 175, तुर्कमेनिस्तान 177, ईरान 178, इरित्रिया 179, नॉर्थ कोरिया 180। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मतलब जो कंट्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है कि इंडिया में बहुत सारा जो रिपोर्टर्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन टाइप की सिचुएशन थी, है ना। फार राइट विंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है अभी। तो ये सारी चीज़ें एलिगेशंस लगाए गए थे, लेकिन ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बैट्स फॉर लोकल लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो थे वो एक फंक्शन अटेंड कर रहे थे गुवाहाटी में, वहाँ पे उन्होंने बोडो लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की थी। अगर अच्छा आपको ये बता दूं कि बोडो लैंग्वेज इज़ दी वन ऑफ द फ्यू ट्राइबल लैंग्वेजेस इन नॉर्थ ईस्ट दैट यूजेस द देवनागरी स्क्रिप्ट एज हिंदी, सेम देवनागरी स्क्रिप्ट एज हिंदी। तो ये आपको एक अच्छी फैक्ट बता दूं मैं कि बोडो लैंग्वेज वन ऑफ द फ्यू ट्राइबल लैंग्वेजेस में है जो कि सेम देवनागरी स्क्रिप्ट यूज़ करती है जो कि हिंदी में यूज़ होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट बताया, है ना। द लोकल लैंग्वेज प्रोटेक्शन मस्ट बी द ड्यूटी ऑफ योर स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल, ठीक है ना, गवर्नमेंट एंड ऑल। इसके अलावा यहाँ पे 2-3 आर्टिकल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ लैंग्वेज से रिलेटेड। आर्टिकल 350A जो है, आर्टिकल 350A ये 7th शेड्यूल से ऐड हुआ था, ये भी आपको बता दूँ 7th शेड्यूल से ऐड हुआ था। और इसमें कहा गया इट शैल बी द एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट एंड ऑफ एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट to provide adequate facilities for instructions in the mother tongue at the primary stage of education to the children, ठीक है ना। तो मदर टंग में एजुकेशन को प्रमोट करने की बात आर्टिकल 350A बोलता है। और ये बेसिकली लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी ग्रुप्स के लिए भी होता है, और जो भी प्राइमरी स्टेज में एजुकेशन
एजुकेशन मिलना चाहिए वो मदर टंग में मिलना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 350A कहता है, ठीक है ना। फिर एक आर्टिकल है आर्टिकल 350B जो कि बोलता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट एक स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपॉइंट करेंगे, दैट इज अ थिंग। फिर आर्टिकल 351 है एक आर्टिकल जो कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट एंड यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, जो अकेला हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट और डेवलप करने की बात करता है आर्टिकल 351। तो ये 3 आर्टिकल्स मैंने आपको बताए कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मोदी होल्ड्स बायलैटरल टॉक्स विद द नॉर्डिक लीडर्स, यहाँ पे नॉर्डिक लीडर्स के साथ मोदी जी ने बातचीत की है। तो नॉर्डिक लीडर्स कौन कौन से मैं आपको बता दूं, इसमें मेन आपके आएंगे स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड। यहाँ ये आपको दिख रहा होगा फोटोग्राफ में, है ना, दीज आर द नॉर्डिक कंट्रीज। यहाँ पे नॉर्वे आपको दिख रहा होगा, स्वीडन दिख रहा होगा, फिनलैंड दिख रहा होगा, आइसलैंड दिख रहा होगा, डेनमार्क दिख रहा होगा। अच्छा पता है आपको इसके अलावा भी एक दो होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फरो आइलैंड जो ये डेनमार्क का पार्ट है ना, कई बार ऐसे आपको सिर्फ फरो आइलैंड लिख दिया, ये डेनमार्क का हिस्सा है तो ये भी इसी का पार्ट है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा फरो आइलैंड्स, और ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क तो है ही, आइसलैंड भी है, ये फरो आइलैंड्स भी यूज़ कर याद रखिएगा, है ना। नॉर्वेजियन सी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ सी है। तो ये लोकेशन भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि कौन सा कहाँ लोकेटेड है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। एससी इज लाउड एंड क्लियर ऑन नॉइस पोल्यूशन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एक्चुअली एक जजमेंट दिया था जिसपे उन्होंने नॉइस पोल्यूशन के रेफरेंस में लाउड स्पीकर्स की बात की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर भी किया था कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस एस्पेक्ट, हम रिलीजियस एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देर इज अ फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन दैट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ऐसा 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी किया हुआ था, क्लियर किया हुआ था, ठीक है ना। अब ये चीज़ याद रखेगा कि उन्होंने कहीं पे भी जो लाउड स्पीकर्स का यूज़ है वो कहीं पे भी रिलीजियस रेफरेंस पे नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि नॉइस इंटरफेयर्स विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स टू लिव इन पीस एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट फोर्स्ड ऑडियंस। आप किसी को फोर्स्ड ऑडियंस मतलब कि जबरदस्ती किसी को अपनी बात नहीं सुनवा सकते ना। जैसे आपके पास राइट टू स्पीक है, ठीक है ना, लेकिन राइट टू स्पीक का मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती बड़े मतलब उसको सुनाओगे या उसको ज़बरदस्ती किसी को बात सुनाओगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि फोर्स्ड ऑडियंस का राइट आपके पास नहीं है, एंड वी आर नॉट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया था कि देखो उन्हीं के वर्ड्स हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद एनी रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिस, we are concerned only with the fundamental right of the citizens and the people to protect themselves against the नॉइस पोल्यूशन इन फोर्स्ड ऑडियंसेस। तो हम केवल अपने आप को किससे कंसर्न कर रहे हैं, अगेंस्ट मतलब पीपल के पास भी राइट है कि खुद को नॉइस पोल्यूशन से बचाएं एंड फोर्स्ड ऑडियंस होने से बचाएं। तो टॉप कोर्ट ने 2005 में ऑलरेडी क्लियर किया हुआ था, और अभी लाउड स्पीकर्स का काफ़ी इशू चल रहा है ऑलरेडी, है ना, कि कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि लाउड स्पीकर्स को रिमूव किया जा रहा है। तो उसी के रेफरेंस में यहाँ पे ये आर्टिकल आई थिंक आया है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा है नो वन कैन क्लेम अ फंडामेंटल राइट टू क्रिएट नॉइस बाय एम्पलीफाइंग द साउंड ऑफ हिज स्पीच विद द हेल्प ऑफ लाउड स्पीकर। कोई भी व्यक्ति अपने ये नहीं बोल सकता कि हमारे पास फंडामेंटल राइट है, आपके पास बोलने का अधिकार है, लेकिन उसको एम्पलीफाई करके, उसकी स्पीच को एम्पलीफाई करके लाउड स्पीकर्स के थ्रू बोलना ये आपका अधिकार नहीं है। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड क्लियर। हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इन लद्दाख। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने अभी निकाला है कि 2020 के बेसिस पे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट निकाली है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट कौन निकालता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो उसके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो कहाँ पे लोकेट हुआ है, लद्दाख में 1104। हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ कहाँ पे मिला है, लद्दाख में 1104। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1011, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 984, त्रिपुरा 974 एंड केरला 969, है ना। याद रखिएगा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट कौन निकालता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। लोएस्ट जो सेक्स रेशियो था वो मणिपुर 880, उसके बाद दादरा नगर हवेली 898, गुजरात 909, हरियाणा 916 एंड मध्य प्रदेश 921, ठीक है। और 2019 में जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ था वो अरुणाचल प्रदेश में था 1024। अभी इस बार लद्दाख में है, इसको याद रखिएगा। ये आपको ये याद रखना है ना। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में भी।
हाफलॉन्ग हिंदी, अ फ्लुएंट एग्जाम्पल ऑफ गिव एंड टेक। अब यहाँ पे एक नेटिवाइज्ड वर्जन है हिंदी का, असम में जो यूज़ होता है, याद रखें असम में एक नेटिवाइज्ड वर्जन यूज़ होता है हिंदी का जिसको हम हाफलॉन्ग हिंदी बोलते हैं, हाफलॉन्ग हिंदी। अब इतना ज़्यादा ये मतलब कि डिस्टॉर्ट हो चुकी है कि इसमें देवनागरी स्क्रिप्ट में मेरे हिसाब से यूज़ नहीं होती है। और ये हाफलॉन्ग हिंदी जो है it is named after the headquarter of the district where धीमसा people are the dominant community। तो दिमासा people जो होते हैं, दिमासा people यहाँ पे रहते हैं। हाफलॉन्ग वहीं के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को बोलते हैं हाफलॉन्ग। और अदर ट्राइब्स जो यहाँ पर हैं वो हमार, कुकी, जीम, बिएट, वाइफी, हरांगखोल और खेलमा, रोंगमी, करबी, जयंतिया, ये अलग अलग थोड़ी ट्राइब्स हैं जो यहाँ पे एरिया में रहती हैं। हाफलॉन्ग हिंदी फॉलो करती है तिब्बतो बर्मन ग्रामर एंड नॉट द हिंदी ग्रामर। ये हिंदी ग्रामर यूज़ नहीं करती, तिब्बतो बर्मन ग्रामर यूज़ करती है। एंड इसमें नेपाली और बंगाली बहुत सारे शब्द हैं, याद रखेगा। थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स बस याद रखेगा हाफलॉन्ग हिंदी के रिगार्डिंग कि इसमें तिब्बतो बर्मन ग्रामर यूज़ होती है, हिंदी ग्रामर यूज़ नहीं होती, और नेपाली और बंगाली के वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। हाफलॉन्ग असम का एरिया याद रखेगा, दिमासा। So that is the thing which is important. I hope you got clarity regarding that. This is the today's newspaper analysis. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.